मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। कराची में हर साल एशिया की एक बड़ी मवेशी मंडी लगती है। इसे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी कहा जाता है। इस साल भी ईद उल अज़हा की मुनासबत से सुपर हाईवे पर 1000 एकड़ के रकबे पर मवेशी मंडी का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 5 लाख के करीब कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त के लिए लाए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाइस बढ़ते हुए केसेस के बावजूद मंडी लगाने की इजाज़त दे दी है। सिंध हुकूमत के मुताबिक शहर के अंदर किसी भी मुकाम पर मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं है। मवेशी मंडी में जहां हज़ारों की तादाद में ख़रीदार आते हैं, अगर एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखा गया तो मंडी से बड़ी तादाद में कोरोना के फैलाव का खदशा है। ईद उल फितर से पहले हमने बाज़ारों में बेहंगाम रश देखा था, जिसके बाद कोरोना के केसेस में वाज़ेह इजाफा हुआ था और इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बारी, जो कि यह अस्पताल सिंध हुकूमत के साथ काम भी कर रहा है, उनका ये कहना है कि कुर्बानी के जानवर को लोग हाथ लगाते हैं। अगर कोई कोरोना का मुतासिर शहरी किसी जानवर को हाथ लगाएगा तो वायरस जानवर की खाल पर मुंतकिल होगा और वहाँ से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है और मुतासिर कर सकता है। पंजाब में भी शहरों के अंदर मवेशी मंडियां लगाने की मुमानियत है, जबकि शहरों से बाहर मवेशी मंडी लगाने के हवाले से अभी SOPs तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद इजाज़त दी जाएगी। बहरहाल इस वक्त कराची की मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमारे नुमाइंदे शहरियार जंजुआ मवेशी मंडी गए, वहाँ उन्होंने देखा और क्या कुछ देखा आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सुपर हाईवे पर हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडी लगाई जाती है। ईद गुर्बा के लिए सजाई गई ये मंडी तफरीगाह भी बन जाती है। कल भी इस मंडी में मवेशियों की आमद शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार सूरत हाल कोरोना की वबा की वजह से काफ़ी पेचीदा है। सिंध हुकूमत ने इस मंडी के क़याम की इजाज़त SOPs पर अमल दरामद की ताकीद के साथ दी है। इन SOPs में मास्क पहनना, फासला रखना और 12 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। देखिए, जिस टाइम लोग आएंगे सबसे पहले तो ये है कि हम मास्क पहनने को लाजिम जब करार दिया गया है तो मास्क के बगैर किसी की एंट्री नहीं है। आवाम को रिस्ट्रिक्ट करें कि मुख्तलिफ रश वाली जगहों पे, यानी रश को कहीं भी मॉब क्रिएट ना हो। अभी यहाँ पर व्यापारी आ रहे हैं बड़ी तादाद में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारियों का रश है। ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, कतारें लगी हुई हैं, सब बहुत मिल के खड़े हुए हैं। तो अभी तो ये 50-60 के करीब लोग हैं। जब इनको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में जब ये रश बढ़ेगा तो उसको मैनेज करना एक बड़ा निशान है। इनको पूरा गाइड कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है जो आ रहे हैं, इनको पूरा निशानों के ऊपर हम सब। और रश के अभी खाली इनका इधर एंट्री फॉर्म भराए जा रहे हैं। यहाँ पर एंट्री के बाद तो इनका रश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ अभी एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं जगपट से आ रहा है। कितने जानवर लेकर आए? एक गाड़ी में 28 है, एक में 30 है। अच्छा, अभी आपको खुद पता होगा कि कोरोना के बड़े मसाइल जो है ना वो हैं, तो आपने भी कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे जो मैं लोग देख रहा हूँ जो काम वाम कर रहे हैं, जानवर अनलोड कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। अभी मजदूरी करता है, ये थोड़ा मसाइल है अंदर, ये इसलिए नहीं लगाया है। लेकिन फिर जब कोरोना फैलेगा तो आप ही सब लोग जो हैं वो बीमार पड़ेंगे। कोरोना जब इन लोगों को पता है, ये लोग बोल रहे हैं कोई कोरोना नहीं है, हमें डराया जा रहा है बस। आप क्या कहते हैं कोरोना के मुतालिक? वो तो अल्लाह ही जानता है, हमारे को ज़्यादा मालूम नहीं है। कोरोना तो कोई नहीं है, अल्लाह राम करेगा, कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से आए? हम बलूचिस्तान से आए। कितने जानवर लेकर आए? 60 जानवर। मैं जैसे भी यहाँ पर आया तो आप सब लोग जो है वो साथ ही लेटे बैठे हैं, तो कोई मास्क वगैरह भी नहीं लगाए हुए अभी आप लोगों ने? तो हैं जी, अभी हैं मास्क, कोई व्यापारी भी नहीं है। जब मुकम्मल ये मंडी बाहर जाएगी तो हम मास्क और पूरा SOP पे उतरेंगे। अभी से क्यों नहीं उतर रहे? वो तो अभी से आप लोगों की अपनी सेहत के लिए भी है ना।
बस्ती के लोग बैठे हुए हैं ना इलाके के, इसलिए तो हम तो घर में भी ऐसे ही रहते हैं, तो हमें यकीन है कि हम में से किसी को भी नहीं है कोरोना वायरस या कोई ऐसी। जितने भी व्यापारी हैं, जैसे आप लोग सारे हैं, बहुत घुल मिल के आपस में बैठे हुए हैं, तो एसओपीज़ पर तो अमल यहीं से ही नहीं हो रहा ना? नहीं, अभी हमारे को जब जगह हमारी परमानेंट मिल जाएगी तो हम कम से कम 8-8 फीट के फासले में बैठेंगे, अपनी अपनी चरवाइयाँ अलग अलग लगा के बैठेंगे। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ अभी इस मंडी में शुरू हो चुकी हैं। इस ब्लॉक में मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत ख़रीदार भी नज़र आ रहे हैं। उन ख़रीदारों में कुछ बच्चे भी हैं, यानी कि लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं। उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों वो बच्चों को लेकर आए हैं। मंडी में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी है, तो फिर आपको कैसे आने दिया? रिहाइश पीछे ही है, रिहाइश यहीं है, करीब ही है, तो फिर भी आने दिया उन्होंने? बस उन्होंने आने दिया। उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 11 साल। अच्छा, आपको पता है कि 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनका मंडी में आना मना है, तो आपको किसी ने रोका नहीं? जी रोका था। तो फिर क्यों आप आ गए? और शौक था, पहली बार आया हूँ मंडी। तो आपने गेट पे क्या बोला जहाँ से एंट्री हुई आपकी? बोला जाए आप मास्क लगाने बस। ईद उल अज़हा मजहबी त्यौहार है और कोरोना की वबा में इस मजहबी त्यौहार को मनाना अवाम और हुकूमत के लिए चैलेंज है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, रूह रवा हैं इंडस हॉस्पिटल के, और डॉक्टर साद नियाज साहब प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर बारी साहब, सर ईद उल अज़हा अब आ रही है और मंडी लगेगी। हमने ईद उल फितर के मौके पर भी देखा कि बाज़ार खुल गए थे, लोगों का रश था और उसकी वजह से कोरोना फैला। ये एक बार फिर फैसला कर लिया गया है, क्या होगा? तो डेफिनेटली वही होगा जो छोटी ईद पे हुआ था, क्योंकि रश, ये मंडी जब खोलेंगे तो एकदम हंगामा रश, और आपको पता ही है कि किस तरीके का रश होता है, ट्रैफिक ब्लॉक्स होते हैं, और फिर ये जो है ना मूवमेंट हो रही होती है, तो जहाँ जहाँ रश होगा, मजमा होगा, उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और एकदम ये स्पाइक और बढ़ेगा केसेस का। डॉक्टर साद साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अब ये समझने लगी हम पीक से आगे निकल गए, अब हम अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, अब केसेस कम होना शुरू हो गए और अब ऐसे फैसले कर लेने चाहिए, या शॉकिंग है ये फैसला आपके लिए? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये तो कबल वक्त है इस वक्त ये कहना कि हम हमारे जो है ना वो 1-2 दिन की बेसिस पे आप इसको इस तरह से तो नहीं कह सकते, और ख़ास तौर पे आप पहले देख चुके हैं एक दफ़ा ईद में क्या हुआ था। उसके बाद तो हमें और भी ज़्यादा मुहतात होना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि आप जो बकरा और गाय जो जहाँ मंडियाँ हैं वहाँ पे कैसे एसओपीज़ करें, वहाँ पे कैसे लोगों को रोकेंगे, लोग जाएंगे, छुएंगे, जानवर को छुएंगे, फिर हर आदमी, तो ये मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल ही इसके लिए तो बहुत सख्त मेरे ख्याल में इक़दाम होना चाहिए, ताकि ये जो अगर थोड़ी सी हमें सांस लेने की जो एक या ये उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो वो कायम रहे, ये ना हो कि पिछली दफ़ा जैसे डॉक्टर बारी ने कहा वो आए और उसके बाद फिर दोबारा उससे ज़्यादा मुसीबत में आ जाए। बिल्कुल एहतियात की बहुत शदीद ज़रूरत है, और खुदा के लिए ये शॉपिंग, बाज़ार और इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना हम एक तो ये कबल वक्त है, मैं समझता हूँ नंबर्स अभी हमारे पास जितनी प्रेडिक्शंस हैं वो सब यही कह रही हैं कि अभी हमें जुलाई में और ज़्यादा मुश्किल होगी, और ये चीज़ इसको और बढ़ाएगी। अभी हमने हमें मजमा, जैसे डॉक्टर बारी ने कहा, बिल्कुल हर हालत में लोगों को कम से कम बाहर निकलने की ज़रूरत है और मजमे की बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक। डॉक्टर बारी साहब, आप तो तकरीबन वज़ीर आला साहब आपसे बहुत ज़्यादा मुशावरत करते हैं और कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें आप शरीक भी होते हैं, अमूमन आपको वो बुलाते हैं और बातचीत करते हैं। ये जब फैसला कर रहे थे तो डॉक्टर साहिबान से, आप लोगों से मशवरा किया कि हम ये करने जा रहे हैं, या आपको भी सडनली पता चला कि ये फैसला हो चुका है? नहीं, अभी क्या तो फैसले का तो पता ही नहीं था कि ये फैसला हुआ है, और आई डोंट नो कि फैसला भी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग तो सर मंडी लग गई है, लगना शुरू हो गई है, फिर तो मेरे ख्याल में डिजास्टर है। तो ये क्योंकि हमारे लिए तो ये था कि सिंध गवर्नमेंट तो लीड करती नज़र आ रही थी ऐसे तमाम मामलात में, और ईद उल फितर के मौके पर भी जो कुछ हुआ, कहीं स्टे हुआ, स्टे ख़त्म हुआ, अदालतें बीच में थीं, और फिर कहीं जाके सिंध गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से मानी थी। यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं था और सिंध गवर्नमेंट इस पर तैयार हो गई है। तो क्या सूरत हाल है अस्पतालों की? शहर के में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं मज़ीद अगर कुछ होता है तो? नहीं, अभी तो आपको पता है कि अभी लोड है, कुछ अभी बेड्स हैं, लेकिन जैसे साहब ने कहा कि जी
अभी थोड़ा सा सांस लिया है, तो बेहतर है कि इसको एक ही दफा ये जो प्लेटू आ जाए तो प्लेटू को करके फिर इससे बाहर निकलें, और ये फैसला नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साद साहब, अभी हमने नाज़रीन को भी दिखाया कि वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना कोई चीज़ है भी, तो उनसे SOPs की तवक्को रखना तो खाम ख्याली हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि SOPs को कोई फॉलो करे वहाँ पे। मतलब इतने लोगों में कौन SOPs करवाएगा, और आपने देखा इतनी बड़ी जगह होती है वो, कोई मंडी कोई छोटी सी जगह नहीं है। ये जैसे आपने कहा सबसे बड़ी मंडी है, तो वो तो मैं नहीं समझता, मैं बड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, और मुझे ये अफसोस हुआ जैसे आपने डॉक्टर बारी ने कहा कि अभी तो हमारे अस्पताल अभी भी भरे हुए हैं, और जो मेडिकल स्टाफ है वो अभी भी एग्जॉस्टेड है। तो इस सूरत में इस किस्म की कोई चीज़ करना ये तो बहुत ज़्यादती की बात होगी, हमारे तबके के लिए, ख़ास तौर पे हेल्थ सर्विसेज के लिए भी, और वैसे कौम के लिए ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल ही दानिशमंदाना फैसला नहीं है, और अगर इसको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, वरना ये हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में दोबारा लेके जाएगी जैसे ईद लेके गई थी। डॉक्टर साहब, लोग जाएंगे, जानवरों को हाथ लगाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदेंगे, तो ये चीज़ों को हाथ लगाना बार बार ये फैलाव का सबब बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखिए ना, आपको बार बार यही तो बताया जा रहा है कि आपने अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने हाथ धोने हैं, वहाँ पे कहाँ धोएगा कोई हाथ? जो आदमी जाएगा जानवर को छुएगा, दूसरा भी छुएगा, तीसरा भी, हजारों लोग दिन के जाके वहाँ पे ये करेंगे, आपस में कुर्बतें भी होंगी, और दीगर चीजों में भी ज़ाहिर है वहाँ पे आपको पता है हाइजीन का क्या हालत होती है, वैसे ही नॉर्मली कोई इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस हालत में तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, मतलब अल्लाह ना करे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर और मुश्किल हमारे लिए ऐसी क्रिएट कर देगा, जो अगर अभी थोड़ी सी सांस आनी शुरू हुई है तो वो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी सारी। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत शदीद एक रद्द-ए-अमल होना चाहिए, और इसको बिल्कुल सख्ती से जो है ना, वो जिस तरह भी हो इसको रोकने की जरूरत है, बिकॉज मतलब अगर ऐसा हुआ तो, या ये करने दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। डॉक्टर बारी साहब, आप भी फरमाइएगा, अगर हुकूमत कहती है कि SOPs के साथ हम इसे मैनेज कर लेंगे, और मैंने आप बताया कि जो सिचुएशन है वहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना कोई चीज़ है भी, और लाखों लोग वहाँ जाएंगे, मुमकिन हो सकता है ये? जो है ना, देखिए एक और भी चीज़ है कि ये कुर्बानी जानवरों के साथ हमेशा कॉन्गो भी आता है, कॉन्गो फीवर, हेमरेजिक फीवर भी होता है, तो उसकी भी एक दूसरी वो चीज़ यहाँ पर इतना भी होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जी इसको SOP आप समझते हैं कि आप हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो चल रही है उसमें कोई SOP फॉलो होती है? उस दिन मैं एक हॉस्पिटल के बाहर देख रहा था, एक रिक्शे में से आठ औरतें निकल रही थी। तो अब जब यहाँ नहीं कर सकते तो फिर वो तो मंडी में आप कैसे करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, डॉक्टर साद नियाज़ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑरेंज लाइन की। ऑरेंज लाइन जिसने पंजाब के ट्रांसपोर्ट बजट को बुरी तरह से मुतासिर किया है, कोई नया मंसूबा, कोई नया प्रोजेक्ट नए बजट में नहीं रखा गया ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ऑरेंज लाइन मौजूद है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। साबका दौरे हुकूमत में शुरू किया गया लाहौर का मेगा मंसूबा लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मौजूदा हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुका है, जो हर साल अरबों रुपए सरकारी खजाने से खा रहा है और सरकारी खजाने पर बोझ बन गया है। जबकि अब हुकूमत पंजाब ने जो आइंदा माली साल का बजट पेश किया है, इसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट के तरक्याती मंसूबों के कुल बजट का 98% बजट, जो कि 40 अरब 80 करोड़ रुपए बनता है, ये फंड सिर्फ और सिर्फ लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए रखा गया है। जबकि बाकी पंजाब के लिए 68 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। हुकूमत के ट्रांसपोर्ट के महकमे की कारकर्दगी का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट के महकमे में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि ना तो कोई मंसूबा गुज़िश्ता बरस ट्रांसपोर्ट का शुरू किया गया और ना ही अब आइंदा बरस भी कोई मंसूबा शुरू किया जा सकेगा। और पहले से जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब था, वो हुकूमत 2 साल में ही मुकम्मल नहीं कर सकी, और ये मंसूबा भी 164 अरब रुपए से बढ़ता हुआ 300 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है, लेकिन अभी तक इसके चलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। इस हवाले से आपको दिखाते हैं हसन रज़ा की यह खुसूसी रिपोर्ट।
known by the name of Orange Line. लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसको 2015 में उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने शुरू करवाया था, इसको जून 2018 में मुकम्मल होना था। पहले अदालती मामलात, फिर अपोजिशन के एतराज़ात के बाइस मामलात लटकते चले गए और ये प्रोजेक्ट तहकीक का शिकार हो गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की ये आज़माइशी सर्विस साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जानिब से 16 मई 2018 को डेरा गुजरा से लक्ष्मी चौक तक डीजल लोकोमोटिव के टेस्ट रन का इफ्तिताह कर दिया गया था और उस वक्त 80% से जायद काम मुकम्मल हो चुका था। नुमाइशी इफ्तिताह के मौका पर शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा था कि ऑरेंज लाइन पर 22 महीने की ताखीर PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे अवामी मंसूबों की मुखालफत करती है। इल्जाम खान ने 5 साल इल्जाम लगाए, ऑरेंज लाइन का खड्डा लगाया, 22 महीने काम बंद रहा। नून लीग की हुकूमत गई तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म करने बारे मंसूबा बंदी की गई, ऐसा ना हुआ तो फिर इसको मुकम्मल करने का ऐलान भी किया गया और फिर दोबारा से काम शुरू कर दिया गया। कभी 20 अरब रुपए से जायद की जमीन की खरीदारी की गई, 7 अरब रुपए लैंड यूटिलिटीज, तो कभी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो कभी सिविल वर्क्स के कामों पर अरबों रुपए जारी होते रहे, तो कभी मंसूबों में ताखीर के बाइस दोबारा काम करवाए गए, जिस पर अरबों रुपए के अखराजात सरकार को बर्दाश्त करना पड़े। ताखीर के बाइस मामलात बिगड़ते चले गए और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुख्तलिफ तारीखें दी। 10 दिसंबर 2019 को ऑरेंज लाइन ट्रेन ने मुकम्मल रूट पर आजमाइशी सफर का आगाज किया और फिर इस रास्ते पर आने वाली सड़कों की तामीर और मुरम्मत के नाम पर अरबों रुपए का बजट अलग से भी लगाया जाता रहा। अपोजिशन और आवाम की जानिब से मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुतालबा जोर पकड़ने लगा, तो वजीर आजम ने लाहौर में इजलास के दौरान पहले जनवरी और फिर फरवरी में शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन ऐसा न हो सका। तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 23 मार्च को ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। अलबत्ता फरवरी, मार्च, अप्रैल भी गुजर गया, लेकिन मंसूबा ऐसा है कि पाया तकमील तक ना पहुँच सका। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट का रूट डेरा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर है। अब हुकूमत पंजाब ने जो बजट पेश किया है, इसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट के तरक्याती मंसूबाजात के लिए आइंदा माली साल का बजट 42 अरब 33 करोड़ 20 लाख रखा गया है, जिसमें 98.39% यानी 40 अरब 80 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं। हुकूमती ज़िम्मेदारान ये दावा करते हैं कि रवा माली साल 2019-20 के दौरान हुकूमत पंजाब ने ट्रेन का टेस्ट रन शुरू किया और 39 में से 27 स्टेशन पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, जो कि ऑपरेशन के काबिल हैं, जबकि आइंदा माली साल 2020-21 में बाकी स्टेशन को मुकम्मल करने के बाद ट्रेन को मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसके लिए अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वाज़ेह रहे कि 27 माह में प्रोजेक्ट को मुकम्मल न होने पर चीनी कंपनियों की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया गया था कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता तो योमिया $5 लाख जुर्माने की मद में सरकार इनको अदा करेगी। हुकूमत को ये रकम भी अब सरकारी खजाने से ही अदा करना होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर आवाम कब सफ़र करती है, इसका तो कोई मालूम नहीं। अलबत्ता इसके लिए हर साल की तरह इस साल भी सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है। मेरे डेवलपमेंट 40 अरब रुपया अभी भी उसके लिए मुख्तस किया गया है ताकि इस हाथी को खिलाया जा सके और चलाया जा सके, जिसको अगर मैंने आज फैसला किया कि मैंने सब्सिडी नहीं देनी, उसके बगैर चलाना है, तो मुझे हर एक मुसाफिर से हर एक ट्रिप के लिए 250 रुपया चार्ज करना पड़ेगा फी यूजेज। अब आप मुझे बताएं उसको मैं किस हद तक सब्सिडाइज कर सकता हूं। पंजाब हुकूमत के अहम ज़िम्मेदारान बताते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए कुछ अफराद की तरबियत मुकम्मल कर ली गई और बाद अफराद को कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने पर तरबियत रुक गई है, जिस वजह से मजीद ताखीर का शिकार हो चुका है। हुकूमती ज़िम्मेदारान ये भी दावा करते हैं कि उनकी कोशिश है कि 2020 में ऑरेंज ट्रेन को आवाम के लिए चलाया जा सके, लेकिन सियासी मामलात के बाइस ये ट्रेन रवां बरस 2020 में भी चलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ लेते हैं एक न्यूज़ ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा।
پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار PIA کے کسی طیارے کے حادثے کی رپورٹ منظر عام پر لائی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق 1 ماہ میں طیارہ حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ ایوان میں رپورٹ کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ پائلٹ اور معاون پائلٹ کے ذہنوں پر کرونا سوار تھا۔ پائلٹ کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اور طیارے پر فوکس نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا اور 97 مسافر جان سے گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ نے پائلٹ کی فاش غلطیوں اور سول ایویشن کی نااہلیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ بلیک باکس ڈیٹا سے کسی تکنیکی خرابی کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ کے مطابق لینڈنگ سے پہلے طیارے نے معمول سے 3 گنا بلند پرواز کی اور طیارہ فضا سے زمین کی جانب بھی تیز رفتاری سے آیا۔ کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کو 3 بار تنبیہ کی گئی مگر پائلٹ نے سنی انسنی کر دی۔ اسی طرح جب لینڈنگ گیئر کے بغیر طیارے نے 3 بار رن وے کو چھوا اور رگڑ کھائی اور طیارے سے آگ نکلی تو کنٹرول ٹاور نے چپ سادھ رکھی۔ رپورٹ کے مطابق پائلٹ نے خود سری اور کنٹرول ٹاور کی لاتعلقی جو یہ دونوں چیزیں تھیں، یہ دونوں فیکٹر اس طیارے کے حادثے کا سبب بنے۔ پہلی لینڈنگ، انجن کے رگڑنے کی فوٹیج، رن وے پر رگڑ کے معائنے اور طیارے کے دیگر آلات اور پرزوں کی جانچ پڑتال کے بعد تیار کی گئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بدقسمت طیارہ پرواز کے لیے 100% ٹھیک تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ پائلٹس بھی تجربے کار تھے لیکن دونوں پائلٹس پرواز کے دوران حاضر دماغ نہیں تھے اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے۔ پائلٹس کے فوکس نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% فٹ تھا جی، اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا۔ ایک اوور کانفیڈنس تھا بدقسمتی سے اور وہ فوکس نہیں تھا، اس کی کنسنٹریشن نہیں تھی۔ پائلٹ اور کو پائلٹ کی اوور کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے سے ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پائلٹ نے فائنل اپروچ سے لینڈنگ پوزیشن تک طیارے میں کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ طیارہ شروع سے ہی معمول سے زائد رفتار اور بلندی سے آ رہا تھا، جبکہ میں آنے پر بھی طیارے کی اونچائی مقررہ بلندی سے زیادہ تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے 3 مرتبہ پائلٹ کو اونچائی پر متنبہ کیا، لینڈنگ پوزیشن نہ لینے بلکہ ایک چکر مزید لگانے کی ہدایت کی، لیکن پائلٹ نے ہدایت کو نظر انداز کیا۔ ڈیٹا انٹری ریکارڈر کے مطابق رن وے سے 10 ناٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیئرز کھولے گئے، لیکن جب جہاز 5 ناٹیکل مائلز پر پہنچا تو لینڈنگ گیئرز واپس اوپر کر لیے گئے۔ لینڈنگ گیئرز کے بغیر طیارے نے 3 بار رگڑ کھائی۔ ATC نے طیارے کے انجن کو ٹچ ڈاؤن کرتے اور آگ نکلتے دیکھی لیکن پائلٹ کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ دوبارہ ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے طیارے کو 17 منٹ تک فضا میں اڑایا۔ اس دوران انجن فیل ہو گئے جبکہ انہیں کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی، نہ پائلٹ نے کوئی ہدایات لی تھی۔ اس میں دونوں جانب سے کوتاہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا۔ جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے۔ پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ 10 ناٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیئر کھولے گئے اور 5 ناٹیکل مائلز پر جہاز کے لینڈنگ گیئر اوپر کر دیے گئے۔ جہاز آٹو لینڈنگ پہ لگا ہوا تھا۔ پائلٹ نے ڈس انگیج کیا، مینول پہ لایا، 30 ڈگری پہ آنا تھا، 60 ڈگری پہ ڈائیو لگائی۔ جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر ایک فلیکسیبل اسے پوزیشن دی جاتی ہے، 1500 سے 3000 فٹ پر وہ ٹچ ڈاؤن کر سکتا ہے، لیکن جہاز 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے۔ اس کے انجن 3 بار جہاز لگتا ہے پھر جمپ لیتا ہے۔ اس رگڑے کھانے کے باوجود پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا۔ جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے۔ ATC کی بھی کوتاہی ہے، کنٹرول ٹاور کی بھی کوتاہی ہے کہ اس نے جہاز کو جب انجنز پہ ٹچ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا۔ کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا۔ پائلٹ اور کنٹرولر ATC دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ نشاندہی بھی کی گئی ہے
कि पहली नाकाम लैंडिंग के 12 घंटे बाद तक जहाज के पुर्जे रनवे पर मौजूद रहे, जिन्हें एयर साइट यूनिट ने इकट्ठा नहीं किया। दरअसल सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA पायलट्स की गलतियों की पर्दापोशी की जाती रही। 10 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जवाब जमा कराया था कि PIA के 24 पायलट्स और अमले के 67 अरकान की डिग्रियां जाली हैं, मगर ये पायलट्स अदालती हुक्म इम्तना की वजह से काम जारी रखे हुए हैं। आज कौमी असेंबली में भी पायलट्स की जाली डिग्रियों और मिली भगत से फ्लाइंग लाइसेंस के घपलों तस्करा हुआ। इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया था कि PIA के एम्प्लॉयज़ की डिग्रियां चेक करवाई। 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद साहब। आप सरबराह हैं सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अहमद साहब। सर, इंटरिम रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, तफसीली रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में ज़िम्मेदार ठहराया गया है तैयारा हादसे का पायलट, को पायलट और कंट्रोल टावर को। सर, अल्टीमेट जिम्मेदारी इसकी PIA और सिविल एविएशन पर आयद नहीं होती? जाहिर सी बात है, ओन करते हैं PIA को, पायलट्स को PIA को करना चाहिए और कंट्रोल टावर जो है वो सिविल एविएशन का हिस्सा है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया। देखें, जो पिछले 20 साल से बैरून मुल्क जो एडवांस कंट्रीज हैं, वहाँ जो फिलॉसफी है इन्वेस्टिगेशन की, वो कहते हैं कि हमने किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करना है। अगर हम इंडिविजुअल को ब्लेम करने की अप्रोच रखेंगे तो फिर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। और वैसे भी अगर किसी भी सिस्टम को 2 आदमी डिरेल कर सकते हैं, यानी 2 आदमी गलतियां करें, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन एरर होती है, ह्यूमन फैक्टर्स का सब्जेक्ट है, उनसे इन नामसाइद हालात, बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं। कभी आम आदमी तो फील भी नहीं कर सकता कि एयर क्रू के ऊपर जब इमरजेंसी होती है तो उनको वो चंद सेकंड्स जो हैं वो लगते हैं कि जैसे सदियां गुजर गई हैं। तो इस दौरान उनसे अगर कुछ डिसीजन मेकिंग की गलतियां हो जाएं तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि 3 चीज़ें जो कि मेरा इल्म है, जो कि मैं समझता हूँ, 3 चीज़ें फेल होती हैं एक साथ। एक होती है उस जहाज़ की टेक्नोलॉजी, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई इबाहम ज़रूर है, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, कि किस किस्म की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते थे और किन प्रोसीजर्स के तहत वो लोग लैंड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहलाती हैं डिफेंसेस अगेंस्ट द एक्सीडेंट। तो तीनों डिफेंसेस को अगर 2 आदमियों की ह्यूमन की एरर्स ने, गलत जजमेंट ने फेल कर दिया, तो हमें उस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जो सिस्टम इन तमाम चीज़ों को रोकता था। तो जाहिर है कि प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम में है, और अगर हम सिस्टम को इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और सिस्टम क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट, हमने देखना है कि दोनों इदारों को हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं पिछले 20 साल से। एग्जैक्टली, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये बताएं कि रिपोर्ट से आप मुतमईन हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स से मौजूद थे और जो आलमी मेयार हैं उनके मुताबिक ये इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो इंटरिम रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है? देखें, इन्वेस्टिगेशन तो मेरे लिहाज से और मेरे जो बेशुमार एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगी। ये तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें रिकॉर्ड में थी, CVR पे जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई थी, DFDR में जो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी, रनवे पे जो निशानात पड़ गए थे वो माजी का हिस्सा हैं, और जो कुछ जहाज के साथ हुआ वो सब रिकॉर्ड उसी दिन 22 मई को बन चुका था। हमने सिर्फ उस रिकॉर्ड को खोला है, खोल के देखा है कि हाँ भाई ये वाकई हादसा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगी कि इस कॉकपिट से बाहर जिस माहौल फ्रांस ने बनाया था और वो तबाह हो गया था, उसकी इंक्वायरी पर अभी तक आपस में कोई हम आहंगी नहीं है। क्यों? कि दोनों तरफ के एक्सपर्ट्स हैं, वो उनकी बात नहीं मानते, वो उनकी बात और हमें तो किसी नतीजे में पहुंचना है ना, हमें तो ये देखना है कि हमारे यहाँ इस तरह के हादसा ना हो, तो हमें इसको ज़्यादा संजीदगी से लेना होगा। मगर आप जैसे फरमा रहे हैं, इसको रिपोर्ट नहीं कहना चाहिए, ये मालूमात हैं जो अब तक जमा हुई हैं। इन्हीं मालूमात का शेयर करते हुए वज़ीर हवाबाजी ने फरमाया कि पूरे रास्ते लाहौर से कराची तक ये जो दोनों पायलट और को पायलट थे, ये कोरोना पर बात करते रहे और कहा कि इनके जहनों पे कोरोना सवार था, और कंट्रोल टावर से किसी मौके पर इनको ये भी बताया गया कि जी आप बहुत ज़्यादा कोरोना पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कंट्रोल टावर में बैठे हुए लोग जब गुफ्तगू को सुन रहे होते हैं तो पायलट और को पायलट इनके दरमियान
کیا نجی نوعیت کی گفتگو یا ذاتی انٹرسٹ کی باتیں یہ کرنا منع ہوتا ہے تو اس کو ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ یہ بات کیوں بتائی گئی ہے ہمیں؟ دیکھیں جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے اس میں 4 چینلز ہوتے ہیں، چاروں چینلز انڈیپینڈنٹلی 4 مختلف قسم کی باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ایک چینل ہوتا ہے جو پائلٹس جب بھی بات کرتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرولر سے تو وہ ایک چینل ہوتا ہے، وہ آپس کی ریکارڈنگ وہاں ہو جاتی ہے۔ ایک چینل ہوتا ہے جس میں آپس میں دونوں جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف سی وی آر میں جاتا ہے، کاکپٹ میں ایئر ٹریفک کنٹرولر اس کو نہیں سنتا۔ اور ایک چینل ہوتا ہے جو کاکپٹ میں ہونے والی تمام آوازیں، وائبریشنز، آواز بھی ایک وائبریشن ہوتی ہے نا، تو تمام موومنٹس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، جو کہ انویسٹیگیشن میں سب سے زیادہ اس چینل کی کام آتا ہے اگر انویسٹیگیٹرز کو پتا ہو کہ وائبریشنز کو کس طرح ڈیسائفر کرتے ہیں۔ تو یہ قانوناً سی وی آر کی گفتگو، پائلٹس کی نجی گفتگو، ان کی ہنسی مذاق، ان کے ایکسپریشن، یہ سارا کا سارا اس کو قانونی پروٹیکشن دی ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ نے عام کرنا ہے تو کسی عدالت میں جائیں اور وہ جسٹس یعنی سیفٹی کو مد نظر وہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں بتانے سے سیفٹی امپروو ہوگی تو پھر اسے پبلک کریں، ورنہ اپنی ڈرٹی لینن لوگوں کے سامنے نہیں۔ اور یعنی یہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پائلٹ اور کنٹرول ٹاور ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داری سے شاید بچنے کی کوشش۔ دیکھیں جو کچھ آج کے پارلیمنٹ میں مجھے نظر آیا، بات یہ ہے کہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، مسئلہ یہ ہے اویئرنیس نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ معاملات کبھی نہیں۔ اچھا یہ بھی بتایا گیا، آپ نے واضح کر دیا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ یہ باہر بھی جا سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، دیگر باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات کی گئی کہ جس وقت جہاز کو لینڈ ہونا تھا اس وقت جہاز آٹو پر تھا، لیکن پائلٹ نے کچھ دیر پہلے آٹو لینڈنگ کے بجائے اس کو مینول لینڈنگ پر انہوں نے شفٹ کر لیا، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے حادثے کی؟ ہمیں بتایا گیا کہ ایسا ہوا تو یہ بھی شاید وجہ ہے۔ نہیں، بالکل وجہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی پائلٹس آٹو سے مینول پہ لے کر ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اب جو آٹومیٹک سسٹمز کے جو مسائل ہیں وہ مینولی ہینڈل کر لیں، تو وہ ظاہر ہے ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو مینول کرنا بظاہر کوئی کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس رپورٹ کو پبلک کرنے کا کوئی پروسیجر نہیں تھا آج تک، اب کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جتنی رپورٹس پبلک کریں گے، رپورٹس یہ ذاتیات پہ نہیں آئے، ابھی تو آج کے پارلیمنٹ سے ان کے بیان سے لگ رہا تھا کہ جو پاکستان پی آئی اے کی جو پائلٹس کمیونٹی ہے اور جو پاکستان کی پوری پائلٹ کمیونٹی ہے، آپ نے تو ان کی دھجیاں بکھیر دی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے۔ آپ بتائیں کہ ان لوگوں کو اپنے لیے ڈیفینڈ کرنا اتنا، اور پھر ہماری سول ایویشن اتھارٹی کی۔ سر میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کو ایڈ بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ آج ہمیں یہی بتایا گیا کہ 807 پائلٹ ہیں جس میں سے 262 کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ وزیر ہوا بازی نے پائلٹس کو تو نشانہ بنایا، ان پر تو تنقید کی، ان کے خلاف کارروائی کی بھی بات کی، لیکن سول ایویشن اور پی آئی اے یا دیگر ایئر لائنز ان کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی، تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس طرح کی بات کر دی گئی، یا یہ واقعی؟ دیکھیں ان کو جیسا بریف کیا گیا، اور پھر وہ ایک پولیٹیشین ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، وہاں اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ جو مار دیا 20 مار دو 40 مار دو، یہ یہ اللہ نہ کرے یہ کوئی لینگویج تھی استعمال کرنے کی کہ اتنے مار دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو عوام یہ پوچھ سکتی ہے کہ لوگ تو عوام مری ہے نا، عوام پوچھ سکتی ہے کہ آپ بتائیں جو پائلٹس تھے ان کی تو انٹینشن نہیں تھی بالکل مارنے کی، کبھی بھی نہیں ہوئی پچھلے بھی پائلٹ کی، تو اور وہ تو خود بیچارے اب انہیں آپ کیا سزا دیں گے کہ جی سب بچ گئے، کوئی کورٹ سے بچ جاتا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ اصل ذمہ داری سیفٹی کے حوالے سے یہ ایک مروجہ بہت ہی واضح اصول ہیں کہ سیفٹی کی ذمہ دار سول ایویشن اتھارٹی ہے، اس کے بعد مینوفیکچرر، اور پھر آتا ہے آپریٹر کا ذکر۔ انڈیویجولز کہاں سے آ گئے؟ اتنا بڑا سسٹم ہے، تو اگر جعلی ڈگری اور جعلی ڈگری کا تو سنا تھا، یہ جعلی لائسنس، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میرے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ لائسنسز تو بڑے ہی ایک لمبے پروسیس سے، سب سے پہلے اسٹوڈنٹس پائلٹ لائسنس بنتا ہے، پھر کمرشل پائلٹ لائسنس بنتا ہے، اتنا لمبا پروسیس ہے۔ اگر ان کے پاس واقعی جعلی لائسنس ہیں، یہ 50 کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 2 لائسنس لے کے پبلک میں دکھا دیں، پروڈیوس کر دیں،
और उस पर किसने साइन किए थे, किसने इशू किए थे, किसकी अथॉरिटी से, कब इशू हुए थे, डेट क्या थी। ये कोई मेडिकल स्टोर से ली जाने वाली पर्ची तो नहीं है कि आपने घर में बना दी और दवाइयाँ ले ली कि जो मुझे डॉक्टर ने। ये बड़ी मतलब आई होप कि अब जो आइंदा इन्वेस्टिगेशन करें और जो प्रोसेस चले उसमें पर्सनल या किसी ग्रुप को, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पीआईए के फर्ज करें 100 पायलट्स को फारिग कर देंगे, तो आप इस कल्चर का क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या वो बगैर सिफारिश के आ जाएंगे? जी देखें, सिफारिश सिर्फ इतनी होती है कि अगर जगहें 20 मौजूद हैं पीआईए में और 100 पायलट्स तैयार मार्केट में मौजूद हैं, तो जाहिर है कुछ सिफारिशें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं मगर इस होता। गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पायलट्स थे ही नहीं, जाली लोग थे और उनको पायलट अपॉइंट कर लिया गया। आप कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सर आगे क्या करना चाहिए, इस तरह के इल्जामात से भी बचा जाए, और अगर ऐसी खराबियां हैं इदारे के अंदर तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? आप वजीर हवाबाजी के बारे में बार बार फरमा रहे हैं कि वो तो सियासतदान है, उन्हें जो बता दिया गया, तो सर खुद मुख्तार बंदा होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। देखें, मैं आपको बताऊं कि आज से 20 साल पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने पूरी दुनिया को 7 हिस्सों में बांट के ये कहा था, ये लिखा हुआ है कि आजकल की इन्वेस्टिगेशन इतनी महंगी हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ये जो ममालिक हैं हमारे जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके लिए तन्हा इन्वेस्टिगेशन करना मुमकिन नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और यही देख लें कि हमने आज तक अपना सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, जिसको कह लें, कुछ भी कह लें, उनको डेवलप नहीं कर पाए, उनमें एक्सपीरियंस लोग नहीं है। क्या उन्होंने इससे पहले एयरबस की इन्वेस्टिगेशन की? अगर एयरबस की फर्ज करें वो करते तो बोइंग की एक्सीडेंट नहीं की होगी। तो उन्होंने रीजनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कहा हुआ है जो कि मुख्तलिफ रीजन्स में काम कर रही हैं। हमारे यहाँ इंडिया के साथ हमारा एक ऐसा मसला है कि साउथ एशिया के अंदर ये चीज़ें पनप नहीं पा रही, तो इससे हटने, इसको एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुस्तकबिल के लिए क्या किया जाए? देखिए, मुस्तकबिल के लिए एक ही काम किया जाए, या तो एनेक्सर 13 के तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी और मुल्क के हवाले कर दें, ये कानूनी जवाज मौजूद है, या अगर करना है तो फिर इत्मीनान पे सिविल एविएशन ये है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आप सिविल एविएशन में जो 30-30, 35-35 साल से तजर्बेकार लोग हैं, एक से एक तजर्बेकार हैं, उनको टॉप पोजीशंस दें। ठीक है। ये जो आप बाहर से लोग लाते हैं वो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे कि उनकी मजबूरियां होती हैं। वो जैसे ही उनकी नौकरी डेपुटेशन पे मुकम्मल होती है वो चाहते हैं मुस्तकिल, जाहिर है उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी मसाइल हैं, तो उनको किसी और तरीके से हैंडल करें। चलिए, ये तो सिस्टम को बेहतर करने की बात है। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है नसीम साहब, और वो ये कि जब ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो पायलट का एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें भी जो पायलट थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे, तो उनकी ट्रेनिंग होती होगी कि ऐसी सूरत हाल में अगर क्रश लैंडिंग करनी है तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ पर लोग कम से कम हों और कि कामयाब क्रश लैंडिंग की जाए। तो वो सूरत हाल आपको इसमें नज़र आई कि पायलट्स ने ऐसी कोशिश की, अब तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक, या ये ट्रेनिंग का हमारे यहाँ हिस्सा नहीं है, जो हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत वीक हैं? नहीं, हमारे स्टैंडर्ड्स तो कोई वीक नहीं है, की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनके पर अमल करने का मसला है। देखें, बात ये है कि पायलट जहाज लेकर आया था, उसने लैंड किया, उसको डैमेज हुआ, उसने गो अराउंड का एक फैसला कर लिया, ये उसका डिसीजन था, गलत डिसीजन था। ठीक है, ये अब हम कह रहे हैं कि गलत था। अगर वो फर्ज करें कि गो अराउंड नहीं करता तो हम सब उसकी तालियां बजा रहे होते, उसको हार पहना रहे होते। ठीक है, उसने एक गलत जजमेंट कर ली, वो चला गया। अब इंजन्स में पावर्स नहीं थी, वो रनवे तक नहीं पहुंच सका। ऐसा कुछ नहीं कि उसने 2 गलियों के बीच में उसको डाला कि जमीन पे नुकसान कम हो, ऐसा इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। बहुत ही आप खुद सोचें कि गाड़ी नहीं है कि साइड की गली में रोक दें, जहाज है, पीछे जिंदगी है, उनकी अपनी जिंदगियां हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की जहाज को किसी तरह रनवे तक पहुंचा दें। अगर इंजन से बुरी, हमें इंजन मैन्युफैक्चरर से पूछना चाहिए, हमें एयरबस से ये पूछना चाहिए कि आपके क्या डिजाइन फैक्टर थे कि इतने सा डैमेज हुआ और जहाज नहीं पहुंच सका। हमें सारी बातों का मलबा अपने पायलट्स पे डालने का मतलब ये, आपने इंजन मैन्युफैक्चरर, लैंडिंग मैन्युफैक्चरर और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को तो बिल्कुल खुला छोड़ दिया। मैं फिर यही कहूंगा, अगर ये हादसा अमेरिका में होता तो ये 1 महीने में ये रिपोर्ट कभी भी नहीं आती, इसको बहुत शुक्रिया, 3 साल लग जाती।
बहुत शुक्रिया विंग कमांडर रिटायर्ड नसीब अहमद साहब, सरबराह सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान। गुफ्तगू आपने सुनी। इंडिविजुअल्स पर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इदारों पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये जो अभी तक रिपोर्ट जिसको हम कह रहे हैं इंटरिम रिपोर्ट, ये सिर्फ वो मालूमात हैं जो जमा की गई हैं। तहकीकात अब शुरू होंगी और तहकीकात जब होंगी तो पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है और किस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना के इन्फेक्शंस और अमवात में कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में पंजाब में जो इन्फेक्शंस हैं और बीमारियाँ और जो अमवात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। वहाँ के इलाके ज़्यादा लॉकडाउन भी हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम पीक को टच कर रहे हैं या अभी हम इससे दूर हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ। अल्लाह ताला का बहुत फजलो करम है कि रोज़ बरोज़ पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद थमती नज़र आ रही है। अमवात में भी कुछ ठहराव आ रहा है और हुकूमत भी हॉट स्पॉट की निशानदही पर स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा बढ़ा रही है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 2 हफ्तों में नए केसेस के एतबार से मुसलसल हौसला अफजा आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3892 कन्फर्म मरीज सामने आए और आखिरी बार 31 मई को 60 अमवात हुई थी। इसके बाद से पाकिस्तान में रोज़ाना औसतन 100 अमवात हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के 3 सूबों में कोरोना केसेस और अमवात में नुमाया कमी आ रही है, लेकिन पंजाब में जून का महीना कोरोना की तबाहकारियों की वजह से बहुत भारी गुजरा। इसलिए पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर काम शुरू किया हुआ है और वो मुसलसल इस पर काम कर रहे हैं। 2 हफ्ते कबल लाहौर के 61 मकामात को सील किया गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद आज रात तकरीबन 12 बजे लाहौर के मज़ीद 7 इलाकों के 33 मकामात को बंद कर दिया जाएगा। आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताते हैं। में कोरोना के तकरीबन 1,89,000 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तकरीबन 78,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 3,755 अमवात हुई हैं। लेकिन किसी हद तक इत्मीनान की बात यह है कि 31 मई के बाद पहली बार गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 अमवात हुई हैं। एक उम्मीद अफजा बात यह भी है कि पिछले 4 दिनों में 1,07,000 से ज़ायद टेस्ट हुए और 17,260 नए केसेस सामने आए, यानी पिछले 4 दिनों में इन्फेक्शन रेट 15.7% पर आ गया है, जो इस महीने की इब्तदा में 22% तक पहुंच गया था। लेकिन तशवीश की बात यह है कि पंजाब में मुसलसल कोरोना मरीजों की तादाद और अमवात में इजाफा हो रहा है। इस महीने अब तक मुल्क भर में 2,213 अमवात हुई हैं, जिनमें 1,019 अमवात यानी 46% कोरोना मरीजों का इंतकाल पंजाब में हुआ। इस महीने पंजाब में 43,296 नए केसेस रिपोर्ट हुए और इन्फेक्शन रेट तकरीबन 21% तक रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त पंजाब में मरीजों की तादाद 70,000 के लगभग है, जिनमें सिर्फ पिछले 2 हफ्तों के दौरान 20,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए और उनमें भी अक्सरियत का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लाहौर में कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस वाले 7 इलाके स्मार्ट लॉकडाउन के तहत आज रात 12 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जिनमें DHA, गुलबर्ग, गुलशन रावी, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन और वर्ल्ड सिटी के इलाके शामिल हैं। ये तमाम इलाके आज रात से 30 जून तक मुकम्मल बंद रहेंगे। इन इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त पहरा दिया जाएगा। DHA के तमाम फेस बंद होंगे। तमाम बड़ी और छोटी मार्केट्स बंद होंगी। सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, जबकि इन इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए दफ़ा 144 का नाफिज कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना के झटकों का एपी सेंटर इस वक्त लाहौर बना हुआ है और पंजाब में सूरत हाल अच्छी नहीं है। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन, ये बताइए कि लॉकडाउन के हवाले से जो SOPs हैं और जो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, इसमें कितने फ़ीसद इलाका इस वक्त तक स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है और यहाँ पर सूरत हाल क्या है? क्या कर्फ्यू का समा है, लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, SOPs का कैसे ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, इसमें लाहौर में अगर देखा जाए तो पहले 61 मकामात को जो है वो
मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और आज जो है जिस 7 जो है इलाके, जिसमें 7 इलाकों में अगर देखा जाए तो उसमें 40 मकामात बनते हैं जिसको आज रात 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। और पुलिस की वहाँ पर नफरी भी पहुँचना शुरू हो चुकी है। ज़िली जो डिप्टी कमिश्नर है दानिश अफजाल, उनकी जानिब से भी जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है। अगर पहले देखा जाए जो 61 मकामात लाहौर के बंद किए गए, वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पे खारदार तारें लगा के, बैरियर्स लगा के उसको बंद कर दिया गया है। गलियाँ बंद की गई थी मखसूस इलाके, यानी देखने में ये आया कि उन इलाकों में वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए। और ये भी देखने में आया कि एक खानदान का अगर एक फर्द निकलता था तो निकलते निकलते पूरा खानदान ही किसी ना किसी वजूहात की बिना पर कोई जो है हॉस्पिटल चेक करवाने जा रहा है, तो उन्हीं खानदान का कोई जॉब करता था वो भी जाते हैं और निकलना शुरू हो गए। वहाँ पर लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा सख्ती से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पर केसेस हैं। आज जब इजलास में जो लॉकडाउन किए गए इलाके थे उन पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया, रिपोर्ट सामने आई तो मालूम हुआ कि जो बंद किए गए थे अभी तक उनकी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है और वहां से भी जो है वो कोरोना के केसेस निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज जो बाकी इलाका जाते उनको भी जो है वो बंद किया जा रहा है और पहले वाले इलाकों को भी जो है 30 जून तक जो है वो बंद रखा जाएगा। और फिर इसमें तोसी भी हो सकती है मजीद जो है वो एक हफ्ते की। और ये भी देखने में आया कि जो मगर हसन SOPs पर अमल दरामद और जिसकी वजह से ये वायरस ना फैले वैसे इक़दाम करना वो ज़रूरी होंगे। इन पर क्या चीज़ सामने आ रही है, क्या हिकमत अमली सामने आ रही है और कितना फ़ीसद इलाका इस वक्त लाहौर का बंद है? देखिए लाहौर का अगर देखा जाए तो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 12% जो है वो बंद है। लेकिन अब जिस तरह बड़े बड़े इलाके जिस तरह गुलशन रावी, मौला टाउन, गुलबर्ग, DHA के तमाम फेस बंद करने जा रहे हैं आज रात को 12 बजे, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि लाहौर का तकरीबन 60% जो लाहौर है उसको बंद कर दिया जाएगा। तमाम बड़ी मार्केटें इसके अंदर आती हैं और हमारे पास लिबर्टी आता है 50% बंद हो रहा है। जी बिल्कुल, तकरीबन इससे ज़्यादा ही आप ये कह सकते हैं कि लाहौर का तकरीबन 50% से ज़ायद इलाका पूरा लाहौर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और इससे ये है कि पूरे लाहौर को कंट्रोल किया जाएगा, लोग कम बाहर निकलेंगे और उससे जो है वो इलाके जात को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि जो एक लाहौर की ज़िम्मेदारान की जानिब से बताया गया कि एक लाहौर में ऐसी भी गली है वहाँ पर तमाम जैसे ऐलानात सामने आए कि लाहौर को बंद किया जा रहा है कि फ़लाँ गली बंद की जा रही है, उस गली की तमाम जितने भी रिहायशगाह थे तमाम अफराद वहाँ से निकल कर अपने रिश्तेदारों के मुंतकिल हो गए। और जब चेक किया गया तो वहां पर घर में लॉक लगे दिखाई दिए, यानी अवाम संजीदगी से इसको नहीं खतरा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर अवाम संजीदगी से ले तो शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इलाकाजात खोले जा सकते हैं। लेकिन आज इजलास में यह भी बहुत संजीदगी से ज़ेरे गौर लाया गया कि किसी भी जगह अवाम इसको संजीदा से नहीं ले रही। और कई इलाकाजात ऐसे हैं जिस डिफेंस के कुछ इलाकाजात बंद किए गए थे तो वहां पर अवाम ने इसको संजीदा लिया और बहुत कम जो है वो अवाम निकली। लेकिन कई लाहौर के ऐसे इलाकाजात हैं जहां पर बंद किया गया लेकिन वहां पर अवाम ने इसको संजीदा नहीं लिया। अगर अवाम इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या करेगी हुकूमत, ये भी हमें बताइएगा। और ये भी बताएं कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, बेड्स, वेंटिलेटर्स, जो ज़रूरी साजो सामान है मेडिकल से मुताल्लिक, डॉक्टर्स, क्या पोजीशन है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक जिससे आपने फरमाया कि क्या हुकूमत एक्शन लेगी अगर ऐसे कंट्रोल नहीं होता, तो इस तरह जो है स्मार्ट लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा मजीद 1 हफ्ता। जो मेरे अभी कुछ देर पहले हुकूमती ज़िम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि हम इसको मजीद बढ़ा देंगे 7 दिन। और बड़ी मार्केटों के हवाले से SOP तैयार किया गया है, आज इसकी अप्रूवल दी गई है कि SOP को चेक किया जाएगा। जहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा उन बड़ी मार्केटें चाहे वो कोई भी मार्केट हो उसको मुकम्मल तौर पर 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। हम ये समझ सकते हैं ना कि इलाकों को पूरे इलाकों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, अब वहाँ से लोग अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें, इसे यकीनी बनाना है। अगर आप 2 हफ्ते करें या 3 हफ्ते करें और अंदर लोग घूमते रहें तो मसला तो हल नहीं होता। इस पर क्या एक्शन लेगी हुकूमत? देखिए 2 हुकूमत ने तो ये दावा किया था कि अंदर जो ग्रॉसरी स्टोर है या कुछ चीज़ें हैं उनको खोला जाएगा, मेडिकल स्टोर, दूध दही वाली दुकानें, लेकिन आवाम तो अंदर ही मौजूद होती है, घरों से भी बाहर निकलते हैं, इलाकों में घूमते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। और पुलिस वहाँ पर तैनात की गई है ताकि उनको आगाह किया जा सके। और दूसरी ये चीज़ है कि आवाम को आगाही देने के लिए वहाँ पर बाकायदा ऐलानात करवाए जाएंगे, जो ये आज फैसला किया गया है, ताकि आवाम को जिस हद तक आगाही दी जा सके वो उस पर अमल दरामद किया जा सके। नहीं करना है। अब मेडिकल के हवाले से बता दीजिए।
جی اب سرکاری ہسپتالوں میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جو ہیں وہاں پر مریض بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. 3 چیزیں جو میں نے تحقیقات کے اور ہسپتالوں کے وزٹ کیے اور ایم ایس صاحبان سے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے موقف بھی لیے ہیں, 3 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ وینٹیلیٹرز موجود ہے, جناح ہسپتال, سرسز ہسپتال, میو ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل میں وہاں پر وینٹیلیٹر اس وقت تک ایک بھی خالی نہیں ہے. جو میں وہاں جا کے پوچھ کے آیا ہوں, معلومات لے کے آیا ہوں, صرف یہ بات آیا جاتا ہے کہ خالی ہیں, جبکہ خالی نہیں ہے. پہلے ہی ان کے پاس جو ہے وہ لسٹ موجود ہے. خالی ہوتا ہے تو فوری ہائی ڈیپینڈنس یونٹ سے وہاں سے کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مریض وہاں پر آتے ہیں جو کہ کرونا وارڈ کے لیے بیڈ مختص کیے گئے تھے وہ تو فل ہو چکے, جو باقی وارڈ میں بیڈز خالی ہیں وہ ان کو منتقل نہیں کیا جا رہا, اور وہ جو بیڈ خالی ہیں, جس طرح آپریشن متعدد آپریشن تھیٹر بند ہیں, ان کو بیڈز کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں بیڈز خالی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو افراد آتے ہیں اپنا ٹیسٹ کروانے سرکاری ہسپتالوں میں, وہاں پر ایک مخصوص جو ہے مقررہ تعداد ہے, یعنی 50 ہے جناح ہسپتال میں کیے جاتے ہیں, اور اس سے زیادہ صرف جو ہے سفارشی افراد کے کیے جاتے ہیں. جو افراد وہاں پر ٹیسٹ کروانے آتے ہیں ان کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے. اس حوالے سے جو ایم ایس صاحبان ہے, جس طرح جناح کے, سرسز کے, میو کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنا ایک تعداد مقرر کیا, اس سے زیادہ ہم وہاں پر ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بات درست ہے کہ جو افراد آتے ہیں ہم 50 کے قریب کرتے ہیں, جس طرح جناح کے ڈاکٹر یحییٰ نے اس حوالے سے تصدیق کی اور کہا کہ باقی انڈور کرنے کی کیپیسٹی تو ہے لیکن ان کی تعداد بدرجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, اور اسی پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, جون کا مہینہ پنجاب میں خاص طور پر بہت بھاری گزرا, انفیکشن ریٹ بھی سب سے زیادہ اور اموات بھی سب سے زیادہ. اس کی وجوہات کیا تھیں, اور اب سب سے زیادہ علاقوں کو وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے بند بھی کیا جا رہا ہے, تو حکمت عملی کیا ہے اور اس کے نتائج کیا آپ توقع کر رہی ہیں, کیا نکلیں گے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جون کا جو شروع کا حصہ تھا, یعنی میں 11 جون تک اگر میں اندازہ لگاؤں تو واقعی ہمارے ہسپتالوں پہ بہت زیادہ بوجھ پڑنا شروع ہو گیا تھا, اور کوئی ہمارے پاس کوئی تقریباً 20 to 25% کیپیسٹی ہسپتالوں میں رہ گئی تھی. اسی وجہ سے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ مزید ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دیجیے, اور الحمدللہ ان کے کہنے کے بعد اب تقریباً ہم نے 600 بیڈز اور ایچ ڈی یوز اور آئی سی یوز کے بیڈز جو تھے وہ خاص طور پہ لاہور کے اندر بھی بڑھا دیے گئے, اور باقی پنجاب میں بھی کوئی تقریباً ہم نے ٹوٹل 1000 بیڈز بڑھائے, صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں. لیکن 11 جون کے بعد کچھ آہستہ آہستہ تعداد کم ہوئی, اور میرا خیال ہے یہ جو بہت بڑی تعداد آئی تھی مریضوں کی, یہ وہ لوگ تھے جن میں انفیکشن عید کے دورانیہ میں یا عید سے ذرا پہلے وہ جو شاپنگ اسپریز تھی اس کی وجہ سے, ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی وجہ سے جب یہ وبا بہت زیادہ ایک دم سے پھیلی تو نمبر انکریز ہوئے, اور 11 جون کے بعد تھوڑی سی آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہو گئی. اگر میں مقابلہ کروں تو 11 جون کو ہمارے پاس کوئی تقریباً صرف اگر لاہور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور سب سے بڑا ایپی سینٹر ہے, اس وقت تقریباً 34,000 سے زائد مریض ہمارے پاس لاہور کے اندر ہی ہیں. ان میں دیکھا گیا تھا کہ 11 تاریخ کو جو ذرا جن مریضوں کو ایچ ڈی یوز کا یا آئی سی یوز کا ضرورت تھی وہ تقریباً 1118 پیشنٹس تھے. لیکن الحمدللہ اس وقت مریضوں کی تعداد کم ہو کے کل رات تک وہ 730 پہ, مطلب 738 پہ آ گئے تھے. سو وچ انڈیکیٹس کہ نمبر آف پیشنٹس بھی کم ہو رہے ہیں, فرٹیلیٹی ریٹ بھی کم ہے. اگر آپ دیکھیے تو پورے پنجاب میں the total number of deaths which happened in the last 24 hours are 21. لیکن اس کے باوجود میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, جو ہم نے سلیکٹیو لاک ڈاؤن ان علاقوں میں کیا جہاں وبا زیادہ پھیلی تھی, وہ ڈیفینیٹلی وائرل ٹرانسمیشن کو روکے گی. اور اسی وجہ سے وہ علاقے جن کے اندر پچھلے چند دنوں کے اندر نمبر آف کیسز, کیونکہ پتہ آپ کو ڈائگنوزس تو ہم کر رہے ہیں, روزانہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, جہاں ان علاقوں میں بڑے جیسے کہ گلبرگ ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, فیصل ٹاؤن ہے, گارڈن ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے ہے, گلشن راوی ہے, والڈ سٹی, یہ سارے علاقوں کو اب ہم سلیکٹیولی بند کر دیا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ اس میں کچھ تاخیر نہیں کر دی گئی, کیونکہ WHO پہلے سے بتا رہا تھا کہ صورتحال ہوگی. 11 جون کے بعد بھی اگر دیکھیں تو اموات کی شرح زیادہ ہے, چاہے مریض آپ کے پاس کم آ رہے ہوں 11 کی نسبت, مگر اموات کی شرح زیادہ ہے, اور پورے پاکستان کا 46% جو اموات ہوئی ہیں جون کے مہینے میں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں. تو WHO کی گائیڈ لائنس کو فالو کرنے میں ہم نے بڑی دیر کر دی, وہ پہلے سے بتا رہے تھے کہ یہ صورتحال ہوگی.
मेरा ख्याल है जी सबसे बड़ी ये बात है कि 40% जब आपने बात कही है तो पाकिस्तान में पंजाब के अंदर आधी इन्फेक्शन पाकिस्तान की जो है वो पंजाब के इलाके में है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका सूबा है, 11 करोड़ आवाम यहाँ रहती है, तो नेचुरली उसी तनासब के अंदर फर्टिलिटीज़ भी होनी थी। क्योंकि आप देखें ना, अभी अगर हम अपनी फर्टिलिटीज़ का रेट देखें तो बिटवीन 1.8 to 2 जो आर ऑफ द डिटेक्टेड केसेस, तो अगर आप देखिए तो दिस इज़ द सेम ट्रेंड विच इज़ बीइंग फॉलोड इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। और नेचुरली फिर पंजाब के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा केसेस जो हैं वो फर्टिलिटी हुई हैं। लेकिन आप सही फरमा रहे हैं कि हमें उस वक़्त तादाद बढ़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3-4 दिनों के अंदर कम हुई। और जहाँ तक WHO ने जो कहा था उसके ऊपर वी वर्कड ऑन इट। आप देखें ना, पिछले एक हफ्ते से दिस वाज देयर रिकमेंडेशन, वी वर वर्किंग ऑन दैट रिकमेंडेशन, बट वही वाली बात, इट्स अ वेरी टाइट रोप एक्ट जो हम सब कर रहे हैं कि एक तरफ आपको मईशत का पहिया भी कुछ और दूसरी तरफ आपने ये वबा से भी लड़ना है, रोकथाम भी करनी है। डॉक्टर साहब भाई, इस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि पंजाब का और खुसूसन लाहौर का इस वक्त कितना फीसद हिस्सा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है? मेरा ख्याल है, मैं कहूँगी कि तकरीबन 50% इलाके जो हैं वो इलाकों को हमने बंद किया है ताकि ज़रा ये वबा की जो फैलाव है ये रोका जाए। अब जैसे जौहर टाउन खुला हुआ है, फिर इसी तरीके से कुछ और जो ये जो PCSIR और इस तरह कॉलोनीज, ये इनमें भी कुछ इलाके खुले हुए हैं। तो कुछ इलाके खुले हुए हैं, कुछ इलाके बंद हैं। लेकिन अब हमारी पूरी ये कोशिश है कि लोगों को किसी तरह ये बता दें कि आप मेहरबानी करके अगर आप SOPs फॉलो करें। एक और बहुत अहम चीज़ है कहने की, आपको पता है मार्केट्स खुली हुई हैं, लेकिन हमने मार्केट्स में अब बड़े स्ट्रिक्ट SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। और मैं ये आपके प्रोग्राम के वसादत से ज़रूर कहना चाहूँगी, हर मार्केट के अंदर कमेटीज़ होती हैं, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि SOPs फॉलो करें। ये उनकी भी इज्तिमाई जिम्मेवारी है। बिल्कुल, ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है मार्केट्स की। डॉक्टर साहब बिल्कुल हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और अगर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है और आपने कहा 50% इलाका बंद है, तो एक हफ्ते बाद हमारे पास क्या आदाद शुमार हैं, इसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है, मज़ीद इसको बढ़ाया जाए तो इससे फ़ायदा होगा, इस पर हमें क्या बता सकती हैं? मेरा ख्याल है अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज के दिन में अगर मैं कहूँ तो आई हैव अ फीलिंग, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये वबा कहीं जा तो रही नहीं, इट इज़ देयर, ये अभी कुछ अरसा लगती रहेगी लोगों को। जो हम इस वक्त हमें ये 15 दिन का जो गैप मिलेगा, इसका असल असर जो है आपको 15 दिनों के बाद नज़र आएगा। मरीज़ों की तादाद कम होगी, कम लोग हॉस्पिटल्स में आएंगे, देयर विल बी अ रेस्पाइट इन द हॉस्पिटल्स ऑल्सो, आपकी सहूलतें जो हैं वो ओवर फ्लड नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह ये सब कुछ अकम्प्लिश कर लेंगे इस 15 दिनों के अंदर। डॉक्टर साहब, लाहौर के अलावा अगर हम बात करें दीगर बड़े शहरों की, मुल्तान है, फैसलाबाद है, या हम पिंडी की बात करें, क्या वहाँ पर क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है पिंडी का भी आपको पता, लाहौर के बाद भी सबसे बड़ा जो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पास मरीज़ हैं, वो तकरीबन 5,500 जो हैं वो रावलपिंडी के इलाके में हैं। और वहाँ भी बाकायदा स्मार्ट लॉकडाउन करके कुछ मार्केट्स बंद की हुई हैं, कुछ एरियाज़ बंद किए हुए हैं जहाँ तादाद ज़्यादा थी। इसी तरह मुल्तान के अंदर, इसी तरह फैसलाबाद के अंदर। तो इट इज़ नॉट ओनली लाहौर विच हैज़ बीन फोकस, लेकिन लाहौर की इसी तरह है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब की आधी तादाद मरीज़ों की पंजाब के अंदर आधे तादाद जो है वो लाहौर के अंदर है और आधे पूरे सूबे के अंदर है। ठीक, तो ज़रा लाहौर को यू हैव टू ट्रीट इट इन अ वेरी डिफरेंट फैशन एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। डॉक्टर साहब, जैसे आप फरमा रही हैं कि ये वबा कहीं जा तो रही नहीं है, और टेस्टिंग कैपेसिटी आपने बढ़ाई भी अपनी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली आपके यहाँ टेस्ट की तादाद कम हो रही है। अब वो जो तादाद है वो 7,000, 8,000, 9,000 पर आ गई है तादाद, तो इसकी क्या वजह है? बीमारी भी अपनी जगह मौजूद है, वबा अपनी जगह मौजूद है, मगर टेस्ट कम हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सिंध। नहीं जी, नो नॉट एट ऑल। मेरा ख्याल है कल का दिन भी अगर मैं कहूँ और आज के दिन के आप देखिए, हमारे पास 10,000 हुए, परसों 8,000 हुए। नहीं, हाँ जी, अब मैं आपको बताऊँ व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएशन। सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स हमारे पास आती हैं, जब आती हैं तो उस ज़माने में भी हम, आपको पता है, कोहॉर्ट मिल जाता है जिसमें हम पूल टेस्टिंग करके और नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है बढ़ा देते हैं। अब हमने बाकायदा 3 और लैब्स तैयार कर रहे हैं मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। फिर ऑटो एक्सट्रैक्टर्स जो हैं 8 जो हैं हमने परचेज बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटी है आपके पास, आप बढ़ा भी रही हैं,
मगर नंबर ऑफ टेस्ट कम हो रहे हैं, तो क्या वबा से मुतासरा लोग कम आ रहे हैं आपके पास? वजह क्या है कि कम हो रहे हैं टेस्ट? जी बिल्कुल, आपने सही इस बात की एनालिसिस की। देखें हमने क्या करना है, उन मरीज़ों का टेस्ट करना है जिनके सिम्टम्स हैं और फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। तो जब अगर तादाद मरीज़ों की हस्पतालों में भी कम हो जाएगी आना, और अगर हमारे पास आना कम होंगे तो नेचुरली सड़क पे रोक के तो किसी के नहीं करेंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि पीक से गुजर चुके हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लोग कम हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है। मेरी दिल की ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह करे हम पीक से गुजर हो, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे, क्योंकि हमारे अलावा सारे सूबों के अंदर भी कोई सिमिलर पिक्चर डेवलप हो रही है। तो मेरा ख्याल है जब हम सारा अपना स्टार्ट इकट्ठे करेंगे फिर वी वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे और अल्लाह करे कि हम पीक से गुजर रहे हों और गुजर चुके हों अगले हफ्ते तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।